हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। आज हम 8th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि एक आपके दिमाग में 6th क्लास और 7th क्लास की जो नींव रखनी थी मुझे मैं रख चुका हूं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आज से हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि भारत देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों पड़ी हमारे देश भारत को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या क्या है ऐसा संविधान, क्यों इन चीजों की जरूरत पड़ी। ठीक है, इन सभी चीजों पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास आपकी एक बेसिक क्लास है, मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक आधार को अगर समझ गए तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की एंड तक की जितनी भी आर्टिकल वगैरह, जितनी भी समितियां, जितनी भी जो कुछ मैं अनुसूचियां सब कुछ करवाऊंगा, तो आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, तो सीधा मैं आपके सामने स्लाइड दिख भी रही होगी। संसद है, इधर सभा, संविधान सभा के सदस्य बैठे हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट में पेन ले लूँ। हाँ, ये आपके सामने दे रखी है। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है, संसदीय शासन पद्धति, संसद की शासन की पद्धति क्या चीजें हैं, शासन कैसे होता है, पद्धति किस प्रकार होती है, शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कौन कौन से सतर होते हैं, कौन कौन से अंग हैं हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज एक आधार है आपका इस कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान का। तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात करता हूँ कि संविधान क्या है, क्यों हमारे भारत देश को संविधान की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक हॉकी टीम या हॉकी खेल को लेता हूँ, हॉकी गेम को लेता हूँ। ठीक है, जिसमें 2 टीमें होती हैं और उसमें एक रूल रेगुलेशन होता है, डिसिप्लिन के साथ वो खेलते हैं। ठीक है, अगर एक हॉकी जो होती है वो सिर्फ एक हॉकी के द्वारा ही उस बॉल को मारा जाता है, जिसमें बॉल के अंतर्गत खेलते हैं, वो बॉल को लेकर के दोनों टीमें और गोल की तरफ भागते हैं। ठीक है, अगर उसमें ये रूल, ये डिसिप्लिन न हो तो कब कहाँ कितने तगड़ा झगड़ा हो जाए, जूता बाज जाए आपस में। ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है, अगर ये रूल रेगुलेशन न हो 2 टीमों के बीच में, ठीक है, या उस हॉकी गेम में। ठीक है, इसी प्रकार से हमें अपने भारत देश में, हमें अपने समाज में, हमें समाज के लोगों में एक रूल की, एक डिसिप्लिन की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान की जरूरत पड़ी, ताकि हमारे समाज के लोग एक अच्छी तरफ से, अच्छे तरफ के विकास की तरफ चले। ठीक है, उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन में सुधार ला सके। ठीक है, कि कोई नेगेटिव सोच या कुछ नेगेटिव धारणाएं न उत्पन्न हो। ठीक है, उन चीजों को सोचने से पहले ये संविधान रोक देता है, नकारात्मक सोच को। ठीक है, तो इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। ठीक है, ताकि हमारा देश एक अच्छी तरक्की करता चले या वृद्धि करता चले, या कभी भी किसी को लेकर के कोई अंदर बैड फीलिंग ना ले या कुछ भी हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं समझाता चलूंगा आज संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, मैंने दे रखा है फर्स्ट पॉइंट आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, संविधान की जरूरत, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के अधिकांश देश के पास एक संविधान होता है, जैसे हमारे भारत के पास है। ठीक है, संविधान कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह उन आदर्शों को तय करता है जिन पर किसी देश के नागरिक चलने की इच्छा करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड आपके, नेक्स्ट पेज आपके सामने है। संविधान किसी देश के समाज के मौलिक रूप को बताता है। हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को, हमारे पूरे, या स्टेट लगा लो, पूरे राज्य को लगा लो। राज्य का मतलब है यहाँ पर, अब मैं किसी राज्य की बात नहीं करूंगा कि हमारे 28 राज्य, उनकी प्रॉपर एक राज्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ स्टेट, अपने देश की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ कंट्री बोलोगे तो आप स्टेट बोलोगे एक। ठीक है, किसी भी संगठन में बैठोगे तो स्टेट कहलाएगा वहां पर, ना कि कुछ कंट्री को बोलेगा। ठीक है, स्टेट मतलब राज्य, अपना पूर्ण राज्य, जिसमें अंतर्गत ये प्रांत आते हैं, प्रांत बोले तो स्टेट आते हैं। ठीक है, हमारा संविधान में राज्य का मतलब है पूरा देश। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, किसी भी देश में अक्सर कई समुदायों के लोग रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि समुदाय का मतलब कई धर्मों के। ठीक है, जैसे कि मैंने आप पीछे चैप्टरों में 6th क्लास 7th क्लास में बताया कौन कौन से धर्म किस किस प्रकार से सभी चीज पाई जाती है हमारे देश में। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि ये लोग हर मुद्दे पर सहमत हो। ये भी सही बात है। संविधान कुछ कानूनों और सिद्धांतों को बनाता है ताकि लोग इस बात पर सहमत हों। किसी
देश में किस तरह के शासन व्यवस्था रहेगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश के राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक मतलब राज की नीति, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक तंत्र को परिभाषित करना संविधान का दूसरा उद्देश्य है। ठीक है, इससे समझने के लिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल की उदाहरण मैंने दिया हुआ है। इसमें कुछ वर्ष पहले तक नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, मतलब कि 1990 में। ठीक है, 1990 से पहले राजतंत्र था उस समय। ठीक है, किसमें, किस देश में, इसमें नेपाल में। ठीक है, उसके बाद वहां के लोगों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने की फैसला किया, लोकतंत्र जैसे अपना भारत है। ठीक है, लोगों के द्वारा चुनने वाली सरकार। ठीक है, एक नया संविधान लागू हुआ। इसके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वहां पर क्या था कि 1990 से पहले आपका राजतंत्र था, राजा, जैसे मैंने बताया कि राजतंत्र राजा, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से राजा बनती रहेंगी और वो राज करते रहेंगे एक देश के अनुसार। जब 1990 में खूब तगड़े आंदोलन हुए तो फिर ये कम से कम 12 साल चला, 1990 से 2002 तक ये नेपाल में लोकतांत्रिक देश बनकर चला। पर लेकिन एक राजा ज्ञानेंद्र नाम का था, 2002 में उसने अपनी सैनिकों, जो नेपाल की सेना है और कुछ गांवों को अपनी तरफ करके फिर से दोबारा से राजतंत्र शुरू कर दिया उस राजा ने। ठीक है, दिमाग देखो, उसने सेना को मनाया, फिर गांव के कुछ हिस्सों को, छोटा सा तो है नेपाल, ठीक है, अपने भारत की तो उनको मनाया, तो अपने वश में कर लिया, फिर राजतंत्र शुरू कर दिया। तो उसने 2002, 3, 4, 5, ठीक है, 5 में 5 तक उसने ऐसी राजतंत्र किया। फिर इतने तगड़े आंदोलन यहाँ पर जन आंदोलन हुए, तो उसके बाद 2005 में फिर से यही लोकतंत्र सरकार बन गई। ठीक है, फिर संविधान तो अभी बना उसका। ठीक है, 10 एक साल लग गए थे संविधान को बनने के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है तो मैं किसी दिन फिर बताऊंगा नेपाल के बारे में। फिलहाल ये एग्जाम्पल बहुत था, राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट संविधान के मुख्य लक्षण जान लेते हैं हम। संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? मैन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में लंबे समय तक चलने वाले अंग्रेज राज के कारण लोगों को यह बात समझ में आने लगी थी कि आजाद भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, लोग ऐसा इसलिए चाहते थे कि उनकी इच्छा थी कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। ठीक है, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का, किसी भी का हो, उनको समान, हर प्रकार की एक समान देखे, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन था। इसी में लग गए थे वो बनाने के लिए, हर नागरिक को सरकार में शामिल होने का मौका मिले। ठीक है, अपने पक्ष को रख सके। ठीक है, भारत के संविधान के कुछ मुख्य लक्षण नीचे दिए गए, मैंने दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे संघवाद के बारे में, पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में, पढ़ेंगे आपके हमारे पटेल से, वल्लभ भाई पटेल जी, दादा कह लो, हमारा तो दादा ऐसे ही लगे। ठीक है, ये लेडीज में इनका नाम भूल गया हूँ। संघवाद फेडरलिज्म क्या, इसका मतलब है कि भारत में शासन के एक से अधिक स्तर। संघवाद का मतलब पूछ लेगा वो क्वेश्चन में, संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारत में शासन के एक से अधिक स्तर हों। ठीक है, हमारे भारत के अंदर कितने स्तर है? 3। हमारे देश में राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं। पंचायती राज तीसरे स्तर को सरकार का नाम दिया जाता है, जिसको स्थानीय स्तर बोला है मैंने अपने पिछले 7th क्लास में। राज्य सरकार को कुछ मुद्दे पर स्वायत्तता मिली हुई है, कुछ मुद्दों तक स्वायत्तता मिली है उसको। ठीक है, खुद अपना बनाकर रूल फॉलो करवा सकती है। जबकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अगर राज्य ही केंद्र पर जाकर राज करना, फिर कैसे चल जाएगा, फिर तो राज्य ही करेंगे राज। ठीक है, ऐसा कहां पर है? सर्च किया, यूएसए में है ऐसा। ठीक है, भारत के हर नागरिक पर विभिन्न स्तर की सरकारों को बनाए नियम लागू होते हैं। ठीक है, पासपोर्ट आई थिंक ऐसा कुछ होता है। संसदीय शासन पद्धति के बारे में बताता हूँ। पार्लियामेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट, हर स्तर की सरकार का गठन जनता द्वारा चुने एक प्रतिनिधि द्वारा होता है। ठीक है, हमारे द्वारा, जब तो लोकतंत्र जनतंत्र देश हमारा। ठीक है, हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, हमारी वोट में इतनी पावर है कि हमारे द्वारा ये आज उस पद पर खड़े हैं। ठीक है, भारत के संविधान ने हर वैश्विक नागरिक का मत अधिकार प्रदान किया है। इस तरह से भारत के नागरिक की अपने प्रतिनिधि चुनने में सीधी भूमिका होती है, सीधा चुनते हैं हम। इसके अलावा हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी लड़ सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि इस समुदाय से ये नहीं लड़ेगा, या इस जाति से ये नहीं लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा। ये सारी चीजें संविधान हमारा काट एक समान सबको देखता है। ठीक है, कोई भी राज्य हो इस चीज में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो फॉलो करवाती है, राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, ये वोट डालते हुए सदस्य दिखाए जा रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, भूत लगे हुए पड़े हैं यहाँ पर। शक्तियों का बंटवारा, अब मैं शक्तियों का बंटवारा बताऊंगा, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बताऊंगा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कितने? 3 अंग हैं आपके। इनके अंगों के नाम है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या? जो नियम कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या? जो लागू करती है उन चीजों को। ठीक है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यपालिका अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका जो इन दोनों पर नजर रखती है, विधायिका पर, न्याय और आपकी कार्यपालिका कार्यपालिका पर। ठीक है, न्यायपालिका मतलब कि इन दोनों पर नजर रखे, कहीं कभी कोई गलत काम नहीं करे। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या? सुप्रीम कोर्ट। विधायिका का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। कार्यपालिका में वे लोग आते हैं तो कानून को लोग लागू करने और सरकार चलाने का काम करते हैं। कोर्ट के सिस्टम को न्यायपालिका कहते हैं। सिंपल है। संविधान ने सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की है, बिल्कुल, ताकि कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इस तरह से सरकार के हर अंग दूसरे अंग से अंकुश रखता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और तीनों अंग के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, संविधान का असली मतलब ये है, संविधान जब ही चल सकता है हमारा जब ये तीनों तीनों अंग सही रूप ढंग से काम करते रहेंगे। ठीक है, जब ये हमारा संविधान चलता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, नेक्स्ट पेज, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल इज राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान का मेन पार्ट है, और इसको अंतरात्मा कहा जाता है संविधान की। किसको? फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों को अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, यहाँ याद कर लेना इसको। मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार द्वारा शक्तियों के मनमाने दुरुपयोग से बचाता है। ठीक है, नागरिकों को सरकार द्वारा, नहीं तो अगर ये चीज न हो तो क्या से क्या हो जाए। ठीक है, इस तरह से संविधान यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को सरकार से अन्य नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भी देता है। ठीक है, कैसे? संविधान अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़ी जाति, पिछड़ा पिछड़ा वर्ग है, ये सभी उनको अधिकारों को, बहुसंख्यक जो उच्च जाति के लोग हैं, सुरक्षा करने की गारंटी देता है। अगर ये चीज न हो तो पिछड़ा जैसे पहले डोमिनेट करते आए हैं इन पिछड़ी जातियों को, जो जनजातियां हैं, जो जंगलों में रहती है, जो समाज द्वारा जो जनजाति होती हैं, उनके द्वारा जो डोमिनेट किया गया सिस्टम है, अगर वो चीज करेंगे तो फिर किस लिए, फिर किस बात का मौलिक अधिकार, फिर किस बात का संविधान है हमारे लिए। ठीक है, इन चीजों को उल्लंघन न करे, इसलिए मौलिक अधिकारों को भी लिखा गया है। ठीक है, और एक समान सभी को माना गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन अपने संविधान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते। इसी के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी है। संविधान सभा के सदस्य ने इस खंड को इसलिए बनाया था ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, हमारा समाज एक अच्छे तरफ विकास कर सके, आर्थिक दृष्टि हो या किसी प्रकार से। ठीक है, इस नीति निर्देशक तत्व का मेन कार्य ये था। इसमें सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा लिखे बातें, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया था हमारे महात्मा गांधी ने, दिया तो और भी नहीं था पर, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंचायत की बात आई थी, इसमें गांव के लोगों की बात आई थी। ठीक है, उन्होंने सब उपयोग किया, अपना सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है इस चीज को लेकर के, ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, इसे इस उद्देश्य से बनाया गया था ताकि स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा जनता की गरीबी हटाने के लिए उचित कानून नीतियां बना सके। ठीक है, जो कि आज तक अभी तक समाप्त नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस राज्य में किसी भी धर्म का, धर्मनिरपेक्षता क्या है इसका अलग चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है। अभी थोड़ी सी हेडिंग में आपके कान में डाल देता हूँ, क्या चीज है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म बोलते रहते, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, बहुत नाम सुना होगा आपने। जिस राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता, मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य का मतलब है देश। यहाँ यहाँ देश की बात हो रही है, कभी आप ये सोचने लगो कि यहाँ राज्य एक ही बात की, हरियाणा की हो रही है, उत्तर प्रदेश की। मैंने पहले ही बोला है, राज्य का मतलब यहाँ पर देश की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी राज्य किसी भी धर्म को, मतलब धर्म का मतलब या आप हिंदू को सपोर्ट करने लगो, या आप मुस्लिम को सपोर्ट करने लगो, सिख को सपोर्ट करने लगो, ईसाई को सपोर्ट करने लगो, किसी भी एक धर्म को लेकर के उसको सपोर्ट करने लग जाओ, ये चीजें एक्सेप्ट, ये सही चीजें संविधान नहीं मानता। सबको एक समान का दर्जा दिया गया है और हर धर्म को एक समान माना जाता है, उसे ही धर्मनिरपेक्षता राज्य कहा जाता है, देश कहा जाता है। आशा करता हूँ धर्मनिरपेक्ष के मतलब थोड़ा सा जान भी हो गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों की लिस्ट मैंने यहाँ थोड़ी दे दी है। ये समानता का अधिकार, इनको जब आर्टिकल करेंगे, अनुच्छेद करेंगे, हम अच्छे तरीके से करवाऊंगा, बहुत बढ़िया, फ्री, बिल्कुल फ्री सब कुछ। दिमाग से ये बात निकाल देना, कर रुपया लेगो, कुछ भी कैसे भी लेंगे नहीं, कुछ नहीं, फ्री सब कुछ मेरे भाइयों को। समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलिक अधिकार के लिस्ट है आपकी। ठीक है, आशा करता हूँ इसी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जिनको संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपनी कक्षा को ही विराम देते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूं जो मैंने चीज आपको बताई है, सभी चीज, एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, संविधान की आवश्यकता किस लिए है? सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों को समन्वय करने के लिए, बिल्कुल, सरकार की शक्तियों की सीमाएं लगाने के लिए, बिल्कुल। तो तीनों, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। अगर आपने क्लास ली है तो क्वेश्चन झटके से दे दिया होगा, प्रति 5 से 7 सेकंड जैसे मैं बोलता हूं। मेरी आफ्टर क्लास के बाद आप इतना समय नहीं लोगे कि आप 30 सेकंड से ज्यादा खा जाओगे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ है? ये कौन सी सदी में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू होने लगे? राष्ट्रीय आंदोलन अपने अपने राष्ट्र को आजाद करने के लिए कब से आंदोलन शुरू हुए? ये 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 के लगभग। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि एक पॉइंट आगे चलते हैं। अब जैसे कि 2021 चल रहा, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। 2000 भी वो चल रही है ना, 2001, 2002, 2000, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। जब ये पूरा 3000 हो जाएगा तो 22वीं सदी चल जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको क्लियर कर रखा है, आपकी हिस्ट्री में क्लियर कर रखा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, पहले दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार करेगा उसको मानव व्यापार कहा जाता है। ठीक है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? जैसे मैंने बोला था, ठीक है, अगर वो बढ़ावा देगा तो वो कोई धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो अगर सभी धर्मों को एक समान मान के चलता है तो वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946। इनको मैं इतनी बढ़िया तरीके करूंगा, बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर संविधान सभा का गठन की बात हुई है, गठन, तो ये आपका 9 नवंबर, संविधान सभा का गठन 9 नवंबर 1946 को पहली सभा की वो बैठी थी बैठक। ठीक है, 9 नवंबर को, ठीक है, 1946 को। लेकिन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने बता दिया आपको। और इन चीजों को भी आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक वन लाइन करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई, 92 में हुई, 48 में हुई, 49 में। सिंपल, बिल्कुल। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है तो आपको पता भी होगा, 1949। संघवाद क्या है? जैसे मैंने बताया, संघवाद, फेडरलिज्म, देश में एक से अधिक संघ होना नहीं, देश में एक से ज्यादा सत्ता का होना नहीं, देश से में एक से ज्यादा सत्तर की सरकारों को होना। ये राइट 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 राइट, सत्तर आ गया ना, सत्तर। देश में एक से ज्यादा संघों के लोगों का होने, ये भी गलत है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इन समितियों के जितनी भी समितियां हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं, ये सारी चीजों का मैं जिक्र आपके जब आर्टिकल, अनुच्छेद चलेंगे प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को लेकर के चलूंगा। चिंता न करें, ठीक है, टेंशन ना ले, अभी सभी चीज इन चैप्टरों में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। 10th क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? अब यहाँ पर संघ की बात की है, संघ की बात है जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रांत की बात होती तो आपके पटेल जी। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला सभा का गठन कब हुआ? सभा का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी से, जो कि एक स्थायी अध्यक्ष थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन चीजों को मैं बताऊंगा। अध्यक्ष 9 नवंबर 1946 को आपके श्री सच्चिदानंद जी थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, और स्थायी सदस्य आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 नवंबर को दोबारा बैठक हुई 1946 में। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा मैंने बता दिया है। ठीक है, भारत गणतंत्र कब बना? अब गणतंत्र की बात है, स्वतंत्र की बात नहीं है।
26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र देश बना, स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946। इस संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 जैसे मैंने आपको बताया है। किसी देश का शासन चलने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, संविधान। सॉरी। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और आई थिंक मेरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम। आशा करता हूँ फर्स्ट चैप्टर आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। जिस तरीके से मैंने मेहनत की है, एक तो पसीना पसीना हो रही, ये मेहनत आएगी, काम आपके सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब कमेंट में लिख दो कैसी क्लास है आज की फर्स्ट चैप्टर आपका। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, इसी प्रकार से लगे रहेंगे।